नमस्कार, द गोपा टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, क्योंकि एक अच्छी तस्वीर के पीछे उस फोटोग्राफर की कलात्मक सोच और उसका दृष्टिकोण जुड़ा हुआ होता है। ये कह सकते हैं कि एक फोटोग्राफर एक ऐसा आर्टिस्ट होता है, ऐसा कलाकार होता है जो कि तस्वीर लेता नहीं बल्कि बनाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस के खास मौके पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि फोटो लेते नहीं है, तस्वीर लेते नहीं है बल्कि तस्वीर बनाते हैं, और इस काम में वो बेहद माहिर हैं। तो आपको आज एक ऐसे ही फोटोग्राफर से मिलाने जा रहे हैं जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं और बहुत ही सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं। उनका नाम है श्री गोकुल सोनी जी। गोकुल जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरे लिए भी बड़ा यह सौभाग्य की बात है, आप जो अपने YouTube चैनल के लिए जो वीडियो बनाती हैं, लगातार मैं देखता हूँ, लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। आप ज्ञानवर्धक बातें और नई नई जानकारी के साथ बनाते हैं। पिछले दिनों आप जो एक वीडियो बनाई थी जो NIT के बच्चों के एडमिशन को लेकर, लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया और मुझे भी बहुत पसंद आया। ये बहुत अच्छा विषय है और लगातार मैं देख रहा हूँ। और आप तो कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे दोनों जगह रहने की माहिर हैं। कैमरे के आगे रहकर आप बहुत अच्छा न्यूज़ पढ़ती हैं, लोगों से साक्षात्कार करती हैं, उतना ही अच्छा आप कैमरे के पीछे रहकर फोटोग्राफी करती हैं। मुझे आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मुझे भी आज ऐसा मुझे लगता है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार भरे शब्दों के लिए। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि मैं आपकी जो तस्वीरें नवभारत में आती थी, नवभारत के बहुत सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लगभग 3 दशक से भी ज्यादा जी लगभग 42 साल ना जी। तो इतना सर्विस उन्होंने दिया और अभी जनसंपर्क विभाग में भी सीनियर फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं उस समय मुश्किल से 13 या 14 साल की थी और मुझे तब से आर्टिकल लिखने का बड़ा चस्का था। तो मैं आपकी तस्वीर देखा करती थी और आपका नाम सुना करती थी। कभी सोचा नहीं था कि इतना सुखद समय, इतना सुखद संयोग मिलेगा मुझे कि मुझे आपसे इस तरह बातचीत करने का, चर्चा करने का अवसर मिलेगा। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने भी आपका काफ़ी नाम सुना था, मुझे भी बड़ी इच्छा थी आपसे कभी मिलूं, लेकिन ऐसा सौभाग्य रहा, कई बार हम लोग फील्ड में मिले, परिचय हुआ और आज आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं और फोटोग्राफी पे बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। मुझे अच्छा लगेगा। गोकुल जी, आप मुझे बताइए कि हमारे दर्शक भी निश्चित रूप से जानना चाहेंगे, आपका लगाव कैमरे से कब हुआ, कैसे हुआ और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का सफर किस तरह से शुरू हुआ? जब मैं गांव में था तब मैं कैमरा क्या होता है कभी देखा नहीं था नज़दीक से। हमारा परिवार जब गांव छोड़कर शहर आया तो हम किराए के मकान में एक बाड़े में रहते थे। उस बाड़े में करीबन 12 परिवार रहते थे। उन्हीं में से एक गुप्ता जी थे जो फोटोग्राफर थे, जो रायपुर में एक स्टूडियो में काम करते थे। वो फोटोग्राफी का काम करते थे और उसी बाड़े में मैं भी रहता था। गुप्ता जी सुबह अपने घर से निकल जाते थे, आसपास के गांव में जाते थे और वहाँ लोग जो हैं उनके फोटोग्राफी करते थे। कोई अपने पत्नी के साथ, कोई मकान के साथ, कोई अपने जानवर है गाय के साथ फोटो खिंचवाते थे उनसे। और गुप्ता जी उसके फोटो खींचते थे और शाम को घर आकर बनाते थे, दूसरे दिन देने जाते थे। क्योंकि गुप्ता जी एक पैर से थोड़ा विकलांग थे, तो वो साइकिल चलाने के लिए मुझे ले जाते थे अपने साथ। तो मैं उनको पीछे बिठाता था, ले जाता था। लेकिन गुप्ता जी उन दिनों मुझे कैमरा छूने नहीं देते थे। बोले बहुत महंगा कैमरा है, विदेशी कैमरा है, इसको छूना मत। तो मैं डर के कारण छूता नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सीखना चाहिए, मुझे भी फोटोग्राफी सीखना चाहिए। मैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते रहता था, तो वो किस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं, कैसा क्या करते हैं, देखते रहता था। जब हम शाम को घर आते थे तो वो फिल्म प्रोसेस करते थे, प्रिंट बनाते थे, तब भी वो मुझे घुसने नहीं देते थे डार्क रूम में। मैं बाहर बैठे रहता था चौकीदार की तरह। काफ़ी दिन तक ऐसा चलता रहा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि गुप्ता जी एक फोटो, शादी में फोटो का ऑर्डर ले लिए, फोटो खींचने का। उसी दिन गुप्ता जी बीमार पड़ गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब क्या करें, अब तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। गोकुल सोनी था। फिर वो एक जो 120 का कैमरा है वो मुझे दिए और 5.6 एपर्चर रखे, 60 का शटर स्पीड रखे और उस पर एक फ्लैश लगाकर मुझे दे दिए। उस समय ये 5.6 और 60 को 56-60 ऐसा कहते थे लोग जो फोटोग्राफी जानते थे, वो सेट करके दे दिए। मैं शादी में गया, फोटो खींचा। उस समय 12 फ्रेम था उसमें, कैमरे में 12 का 12 फ्रेम बहुत अच्छा आया। वो गुप्ता जी बहुत खुश हो गए। उस दिन से फिर वो मुझे कैमरा देने लगे, फोटो खींचना सिखाने लगे और मैं डार्क रूम में भी काम करने लगा। ऐसा धीरे 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 मुझे मेरी रुचि बढ़ने लगी और मैं
फोटोग्राफी के क्षेत्र में आ गया। बिल्कुल मिसाल है कि देख देख कर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप तो चुपचाप देखते रहे अपने गुरु को और आपने अपने आप को इतना पारंगत बना लिया। तो सबसे पहला कैमरा आपने कब खरीदा? देखिए, मेरे पास उस समय जो आइसोलेट 2 कैमरा है वो 90 रुपए का आता था। उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अच्छा। फिर मैंने अपने एक दोस्त था उससे उधार मांगा पैसा और फिर बाद में धीरे धीरे दिया, एक कैमरा खरीदा, उसी से फिर फोटो खींचता था। लेकिन तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि इस कैमरे से मैं चांद की फोटो नहीं खींच सकता। अब उस आइसोलेट 2 कैमरा जिसमें ना कोई जूम है ना कोई टेली लेंस होता है, उसको लेकर मैं रात भर देर रात तक घूमता था। अच्छा। चांद की फोटो लेता था। दूसरे दिन जब प्रोसेस करता था उसको, निगेटिव तो उसमें गायब। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला ये कैमरा उतना सही नहीं है। हाँ। मुझे आगे चलकर कोई अच्छा कैमरा खरीदना पड़ेगा। हाँ। फिर इसी तरह से फिर मैं एक दूसरा कैमरा लेता गया और ये सफर चालू रहा। घर वालों ने कहा नहीं कि कुछ दूसरा काम करो या क्या फोटोग्राफी क्या कर रहे हो, इस टाइप की कोई बातें नहीं? नहीं, मेरे घर वाले, मैं बचपन से चूंकि यहाँ रायपुर में आया और संघर्ष करा, अपने एक खाकर के रूप में पेपर बांटकर पढ़ाई किया, तो मेरे घर वाले मुझे स्वतंत्र छोड़ दिए थे। अच्छा। तुमको जो करना है वो करो। तो कहीं मेरे पास बंदिशें नहीं थी। मैं अपने पढ़ाई के अलावा और स्कूल कॉलेज जाने के बाद गुप्ता जी के साथ बैठता था, कुछ फोटोग्राफी की बातें होती थी, उनके साथ जो फोटोग्राफर आते थे वो जो आपस में बात करते थे उनको बहुत ध्यान से सुनता था। अच्छा। क्या विषय, वो फोटोग्राफी पर बात करते थे, ध्यान से मैं सुनता था, क्या अंडर हो गया, क्या ओवर हो गया, सारी चीजें धीरे धीरे मैं सीखता गया। मैं एक बहुत बड़ी बात आपने बोल दी कि आप शुरू में आप हॉकर का काम करते थे, मतलब समाचार पत्रों से आप जुड़े हुए थे। हाँ। तो किस तरह से आप एक फोटो जर्नलिस्ट के रूप में अपने आप को स्थापित किए? जी, क्या हुआ, मैं LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में नवभारत में भर्ती हुआ था। अच्छा। 2-4 महीना काम किया, लेकिन मेरा मन वो रजिस्टर को रोज भरने में कि यहाँ कितनी कॉपी जा रही है, उसका पैसा आया कि नहीं आया, उसकी बिलिंग करना है, मन नहीं लगता था मुझे। अच्छा। मुझे रोज कुछ नया करने की इच्छा होती थी, आज कुछ नया करूँ। उस फील्ड में कुछ नया था नहीं। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे जो एक कुछ रिपोर्टर है वो बात कर रहे थे, कल महात्मा गांधी के पोते कन्हू गांधी रायपुर आ रहे हैं। अच्छा। और जिस तरह से गांधी जी शौचालय साफ करते हैं, खुद झाड़ू लगाते हैं, उस तरह से वो करेंगे। उसकी एक फोटो लेना है। और नवभारत का जो फोटोग्राफर थे वो उस समय को दूसरा प्रेस ज्वाइन कर लिए थे। अच्छा। और वो मना कर दिए आने के लिए। ये लोग बोले अब कैसे करेंगे, मैं उनकी बात सुन रहा था। फिर मैं बोला मैं कर दूं क्या फोटो। तो नीचे से ऊपर तक देखे, क्योंकि उस समय महंगा कैमरा और उसको टेक्निक समझना बड़ी बात होती थी। कोई फोटो, बहुत कम फोटोग्राफर थे। तो बोले तुम कर लोगे? बोले हाँ मैं कर लूंगा। फिर दूसरे दिन एक मजहर खान जी हैं, उनको मेरे साथ, हम दोनों साथ में गए। कन्हू गांधी आए और वो सबके शौचालय की सफाई किए, सड़क की सफाई किए, मैं फोटो खींच के दिया और लोग बहुत पसंद किए। चूंकि उस समय प्रेस में डार्क रूम नहीं था तो स्टूडियो से बनवा कर दिया उनको और पसंद किए। दूसरे दिन अखबार में छपा, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा। फिर ऐसा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, ये गुढ़ियारी में एक राम रतन बेरिया करके एक व्यक्ति थे। अच्छा। जो मुंबई में, रायपुर के रहने वाले थे, मुंबई में फिल्मों के सेट बनाया करते थे, बड़े बड़े सेट बनाया करते थे। उसके सामने शूटिंग होती थी, जैसे बिल्डिंग दिखाना है कुछ, तो उसी तरह वहां पर एक पहाड़ी में बहुत बड़ा एक झांकी बनाए थे। अच्छा। वो जो पुराने जो फलों की टोकरी होता है, पॉलीथीन, उसको लगाकर बहुत बड़ा। अब मुझे एक टॉक्स दिया गया कि उसकी फोटो खींच के आना है। अच्छा। और मेरे पास साधारण कैमरे, उस समय नॉर्मल कैमरे ही होते थे, नॉर्मल लेंस ही होता था। मैं फोटो खींचने गया तो देखा तो एक फ्रेम में नहीं आ रहा है। तो उस समय से मुझे कुछ ऐसा लगता था कि मैं कुछ नया करूं, जो आम आदमी करता है, आम फोटोग्राफर करता है, उससे कुछ अलग करूं। फिर मैंने क्या किया, टुकड़े टुकड़े में उसकी फोटो खींचा और उसको प्रिंट बनाया और उसको बारीकी से काट कर कोलाज, जिसको बोलते हैं, कोलाज बनाया। अच्छा। और एक बड़ी सी फोटो बनाकर, जो अखबार में 8 कॉलम बोलते हैं, 8 कॉलम होता है, बड़ी सी फोटो बनाकर दिया। और दिया तो बड़े खुश होकर, यार बहुत अच्छा बनाए हो। फिर वो अखबार में छप गया। हाँ। फिर मुझे दूसरे दिन बुलाकर पूछे तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा गोकुल प्रसाद सोनी। बड़े यार, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है तुम्हारा, ऐसा करो प्रसाद तुम खा जाओ। बोले गोकुल सोनी रखते हैं। और दूसरे दिन अखबार में मेरा नाम छपा। सारे लोग मुझे पूछने लगे कि कौन है करके, बड़ी खुशी हुई। और उस दिन से फिर मेरा एक सफर शुरू हुआ। लेकिन क्या हुआ, मेरा जो तत्कालीन बॉस थे, वो बड़े नाराज होते थे, यार तो दिन भर घूमते रहता है जाकर इन लोगों के साथ में। फिर मेरी शिकायत कर दी मेरे एडिटर से कि लड़का दिन भर घूमता है, काम नहीं करता। फिर एडिटर साहब बड़े अच्छे थे, बोले यार तुम ना उसी फील्ड में चल दो। हाँ। अब यहाँ छोड़ो करके। फिर उस दिन से मैं आप उस दिन से फोटो जर्नलिस्ट बन गया। जी जी। फोटो जर्नलिस्ट में क्या क्या गुण होना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार का भी एक एंगल उसको पता होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात
कि हर किसी के पास एंड्रॉइड है, मोबाइल फ़ोन है, सब में अच्छे कैमरेज आ गए हैं और जो भी मोबाइल पकड़ता है और क्लिक करता है वो सोचता है हम फोटोग्राफर बन गए। देखिए, हम जिस रास्ते से गुजरते हैं सारे लोग उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन फोटोग्राफर का एक नज़रिया अलग होता है। वो उसमें बारीकियाँ, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ देखता है। वो हम देखते हैं कि हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक रिक्शा वाला बैठा है, वो क्या सोच रहा है, क्या पढ़ रहा है, आम आदमी के लिए साधारण सी बात है। लेकिन हम जब उसको अपने नज़रिए से देखते हैं, कहीं उसको कोई तकलीफ है, क्या है, कभी-कभी जब बातचीत करने से पता चलता है अरे वो तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है और बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन मजबूरी में रिक्शा चला रहा है, वो हमारे लिए न्यूज़ बन जाता है, हम उसकी फ़ोटो लेते हैं, छप जाता है। तो अपनी सोच को हमेशा बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है, हाँ, नई-नई सोच के साथ कि आम आदमी की तरह सोचेंगे तो कुछ उसमें निकलेगा नहीं, तो कुछ उस पर अलग से सोचना पड़ता है फोटोग्राफर। हर कला में एक मेहनत है, लगन है, जी। और उसमें दृष्टि लगती है। लेकिन एक जो फोटोग्राफर है वो एक पल में कई कहानियां कह जाता है अपनी एक तस्वीर के जरिए, क्योंकि उसकी आंख काम करती है, उसका दिल काम करता है, उसका दिमाग काम करता है और एक पल में वो एक कहानी बन जाती है। तो जो भी इस फील्ड में आना चाहता है उनके लिए आप क्या छोटा सा टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, दूसरे कला की तरह फोटोग्राफी भी एक कला है। आप तो अच्छा गाती है, गायिका हैं, जिस तरह से रियाज करना पड़ता है, जो जितना ज्यादा रियाज करेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उतना अच्छा गाएगा, अच्छा गायक बनेगा, अच्छा एक्टर बनेगा। वैसे फोटोग्राफी है, आप जितना अच्छा फोटो खींचेंगे, जितना बार बार फोटो खींचेंगे, उस पर उसके तकनीक पर जाएंगे और उसको समझेंगे, तब अच्छा फोटोग्राफर बनेंगे आप। तो वो आपको सीखना पड़ता है धीरे धीरे, और एक दिन में नहीं होता, ये काफी लंबे समय का काम है। बिल्कुल जी, बहुत लंबा अनुभव है और लगभग 5 दशकों का अनुभव है गोकुल सोनी जी को, जिसमें उन्होंने नवभारत में भी सेवा दी और उसके पहले से वो कर रहे हैं और अभी आप जनसंपर्क विभाग में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो तकनीकी पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे और कई सारे टिप्स आप सभी उन दोस्तों को हम देना चाहेंगे जो कि फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच है डेप्थ ऑफ फील्ड जिसको कहते हैं। तो जितनी ज्यादा दूरी होगी सब्जेक्ट से, उतना वो ज्यादा ब्लर होगा। अगर हम एपर्चर खोल देते हैं तो, अगर एपर्चर कम करते हैं, अगर एपर्चर का छेद छोटा होता है तो जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों क्लियर फोकस होगा। फोटोग्राफी में बैकग्राउंड का बड़ा महत्व है। अगर जैसे कोई सफेद कोई वो वस्तु है, व्यक्ति है और सफेद बैकग्राउंड है, तो फोटो लेने में बहुत तकलीफ होती है। अगर बैकग्राउंड ब्लैक है या कोई कलरफुल है और व्यक्ति व्हाइट भी है तो बड़ा आसानी से फोटो। हाँ, तो बैकग्राउंड का बहुत महत्व है फोटोग्राफी में। फोटो तभी खूबसूरत जी। फोटोग्राफी करते समय, फोटो खींचते समय हमको बैकग्राउंड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहीं उस सब्जेक्ट के साथ मिक्स तो नहीं हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। हम या तो उस वस्तु का स्थान बदल दें या हम अपने आप को ऐसी जगह पे लाएं कि वो बैकग्राउंड के साथ मैच ना करे। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं गोकुल जी। लेंस का बहुत बड़ा रोल होता है और जैसे मेरे हाथ में अभी DSLR है, लेंस किस प्रकार के होते हैं और उससे किस तरह से हम यूज करते हैं? जी। जैसे अभी पहले मैं बताया, अगर मेरे पास उस समय वाइड एंगल लेंस होता तो मैं उस जो गणेश की झांकी की फोटो है उसको एक बार में ले लेता, क्योंकि उस समय वाइड एंगल लेंस नहीं था, मेरे पास नहीं था या मार्केट में बहुत कम था। लेंस प्राय 4 तरह के कह सकते हैं, 3 तरह के। एक नॉर्मल लेंस जो इसमें लगा है, एक जूम लेंस और एक टेली लेंस। इसके अलावा एक वाइड लेंस भी होता है, वाइड एंगल लेंस। तो नॉर्मल लेंस 50 mm का होता है जो बहुत कॉमन है, प्राइम लेंस जिसको पोर्ट्रेट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक होता है टेली लेंस, दूर की वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए हम टेली का उपयोग करते हैं। जूम लेंस वो होता है जो हम बिना आगे पीछे हुए, अपनी जगह से बिना हिले, किस सब्जेक्ट को बराबर कंपोज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, वो एक जूम लेंस है। और उसके अलावा बहुत सारे लेंसेज है, जितना पैसा खर्चा करे वैसा लेंस है। हर विषय के लिए अलग लेंस है आजकल। तो गोकुल जी, आपने कैमरे के बहुत सारे तकनीकी पक्ष पर हमारे दर्शकों को बताया। एक 1/3 रूल हम सुनते हैं और एक गोल्डन ट्रायंगल, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। जी। तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, फोटो मैं पहले बता चुका हूं आपको, फोटोग्राफी के 3 मुख्य भाग हैं, शटर स्पीड, ISO और एपर्चर। तो जैसे एक तराजू होता है, तराजू में एक कांटा होता है, बीच में 2 पलड़े होते हैं। अगर दोनों पलड़ों पर बराबर भार है तभी कांटा बीच में होता है। तो ये तीनों का संतुलन बनाना ISO,
एपर्चर और शटर स्पीड का संतुलन बनाना, तीनों का संतुलन बनाकर फोटो खींचना गोल्डन ट्रायंगल है। अच्छा। और इसी को सीखते सीखते पूरा एक फोटोग्राफर का जीवन बीत जाता है। ये बहुत कठिन हाँ, हालांकि अब जो आधुनिक जो कैमरे आए हैं सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन उसके बाद भी ये सीखना चाहिए, हर फोटोग्राफर को सीखना चाहिए संतुलन बनाना उसके। हाँ, शटर स्पीड, आईएसओ और एपर्चर का है ना, जो बीच का कांटा है तभी बराबर होगा जब आपके भार बराबर होंगे। तो ये संतुलन बनाना है ट्रायंगल है। और आप जो दूसरी, हाँ, 1/3 रूल, तो एक कैमरे में जो फ्रेम होता है उसको 9 भाग में बांटते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे रूल हैं उसमें, 1/3 रूल भी है। अक्सर क्या होता है जब मैं इस तरह से बैठा हूँ तो अगर आप मेरी फोटो खींचेंगे तो मेरा चेहरा बीच में रहेगा, लेकिन जब मैं इधर देख रहा हूँ और मुझे बीच में कर देंगे तो खराब लगेगा। तो अक्सर ऐसा एक बताया जाता है, तो रूल है कि जिस तरफ व्यक्ति देखता है उस तरफ ज्यादा जगह होना चाहिए और जिस तरफ उसका पीछे उधर कम होना चाहिए। तो 9 हिस्सों में हमको सब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ये जिस रूल की बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी टिप्स। आप बात कर रहे थे कि नॉर्मल जो लेंस है उसमें 50 mm का, तो ये क्या होता है? ये एक प्राइम लेंस होता है। हर लेंस की एक अलग फोकल डिस्टेंस है। जैसे ये नॉर्मल लेंस है, ये मैं 4 फीट 3 फीट के अंदर में इसको फोटो नहीं खींच सकता है। 3 फीट के बाहरी ये फोटो खींचेगा। वैसे हर लेंस के एक अलग अलग डिस्टेंस होता है, एक फोकल लेंथ होता है, उस पर वो काम करता है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी माइक्रो चीज की, जैसे मक्खी की चींटी आंख मुंडी की फोटो खींचना है तो माइक्रो लेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम जब फोटोग्राफी सीखते थे उस समय तो खरीदने की शक्ति भी नहीं थी और आसानी से मिलता भी नहीं था। तो हम लोग ऊपर जो चश्मे का पावर जो लेंस होता है, चश्मे की दुकान वाले जाते थे, भैया एक वो लेंस बना कर देना, वो देते थे, उस पर लगा देते थे। फिर बाद में हमको पता चला एक रिवर्स एडाप्टर भी आता है। ये लेंस को हम उल्टा करके लगा देते थे। हाँ, लेंस को उल्टा करके ऐसा लगा देते हैं। इससे क्या होता है, फिर जो इसकी जो एक निश्चित दूरी है 3 फीट से नीचे निकलती है, वो दूरी कम हो जाती है। तो हर लेंस की एक अलग अलग दूरी, फोटो खींचने की एक दूरी होती है। फोकल लेंथ। जी 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 जी, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। ये प्राइम लेंस की आप बात कर रहे हैं, तो प्राइम लेंस से क्या पोर्ट्रेट खींची जाती है? जी 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 बिल्कुल, प्राइम लेंस से फोटो खींच सकते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे लेंस आते हैं, टेली लेंस आते हैं और जूम लेंस भी आते हैं, और जो प्राइम लेंस है हम लोग उसी से पहले फोटोग्राफी करते थे। लेकिन उसके लिए कंपोजिंग करने के लिए हमको खुद आगे पीछे आना पड़ता था, या फिर जो हमारे जो सामने जो व्यक्ति हैं उनको आगे पीछे करते थे। तो प्राइम लेंस से पोर्ट्रेट की बात हो रही है, तो हर कोई चाहता है आप में से कि अच्छा पोर्ट्रेट हमें मिले, और या तो फिर हम सेल्फी का भी कई बार यूज करते हैं, लेकिन कैमरे के जो पोर्ट्रेट है खासकर प्राइम लेंस से, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो मेरा छोटा सा संस्मरण मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहूँगी कि एक बहुत सुंदर पोर्ट्रेट हमारे गोकुल जी ने मेरी ली थी, और ये मेरे ख्याल से पिछले साल उन्होंने ली थी, और आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि द गोपा टॉक्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए। मेरा एक और चैनल है गोपा सान्याल प्रोडक्शंस, जिसमें मैं अपनी म्यूजिक से जुड़े हुए एल्बम्स डालती हूँ और अपनी जो भी एक्टिविटी है म्यूजिक से जुड़ी हुई उन्हें अपलोड करती हूँ। तो उसमें एक गीत है, हाना गीत, जो कि छत्तीसगढ़ी हाना पे बना हुआ एक गीत है, लोकगीत है। और जो संस्मरण मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने गोकुल जी से रिक्वेस्ट किया था कि गोकुल जी आप एक मेरा पोर्ट्रेट लीजिएगा, आप भी उस जगह पे आइएगा जरा घूमने देखने की कैसी शूटिंग चल रही है। गोकुल जी ने मेरे आग्रह को स्वीकारा और वो वहाँ पे गए, माना तुता गाँव है रायपुर के पास, और उन्होंने वहाँ मेरा इतना सुंदर पोर्ट्रेट लिया है। और मैं आप सभी दर्शकों को वो दिखाना चाहती हूँ कि एक अच्छा फोटोग्राफर किस तरह से एक सुंदर पोर्ट्रेट बना सकता है। जो मैंने इसके पहले बताया कि एक अच्छा फोटोग्राफर फोटो लेता नहीं है, फोटो बनाता है। उन्होंने बहुत सुंदर फोटो उस समय बनाया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतनी सुंदर मेरी पोर्ट्रेट ली। जी जी, मुझे वो याद है, आप बुलाई थी, मैं वहाँ गया था और आप छत्तीसगढ़ी कॉस्ट्यूम में थी, मुझे अच्छा लगा। जब मैं फोटोग्राफी सीखता था तो जो मुझे मेरे जो
सिखाने वाले लोग हैं जिनको मैं गुरु मानता हूँ, वो कहते थे कि फोटो सिर्फ फोटो नहीं है, फोटो में वो दिखना चाहिए उनके मन की बात, जिस व्यक्ति की फोटो खींच रहे हैं वो मन में क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या भाव है, फोटो में वो आनी चाहिए। और वो तो बहुत लंबे समय के बाद सीखता है आदमी, अचानक से सीखता नहीं है। तो आदमी क्या सोच रहा है, अब वो उस फोटो से कैसे दिखाएं, तो उसकी कहते हैं कि जो आदमी, जो इंसान है, उसका आंखें बोलती हैं। तो आंखों को पढ़ना आना चाहिए फोटोग्राफर को, कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, वो कैसे, किस टाइप के फोटो चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। बहुत सारे जॉनर होते हैं फोटोग्राफी के, जैसे नेचर है, पोर्ट्रेट भी है, लैंडस्केप है, तरह तरह के जॉनर। तो क्या क्या जॉनर्स हैं और आपको उनमें से क्या पसंद है? मैं नौकरी के लिए तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है। मैं एक पल में जो आदमी खत्म हो गया है, मृत शरीर है, उसकी भी फोटो लेता हूँ, थोड़ी देर पहले किसी मॉडल का भी लेता हूँ। तो नौकरी के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि तब मिलती है जब मैं प्राकृतिक दृश्य, कहीं कोई गांव का, कोई किसी जंगल पे, खासकर जब किसी ऐसी जगह पे जहाँ सामने से लाइट आ रही हो, रोशनी आ रही हो, वैसे तस्वीर खींचने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। खासकर जो ग्रामीण जनजीवन है, उस पर मुझे बहुत रुचि है। एक फोटोग्राफर जो है वो तो कहानियां कहने में माहिर होता है, और वो जीवन और जीवन से जुड़ी आसपास की सारी चीजों को कवर करता है। और आपने सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स आप डालते रहते हैं समय समय पर। आपके जीवन में क्या कोई ऐसे चैलेंजेस आए हैं, कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज भी आपको याद है? जी जी। हर फोटोग्राफर के जीवन में ऐसा समय आता है कि कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि ये मेरा आखिरी दिन था। कई बार ऐसा होता है। मुझे कुछ घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हैं जीवन में, इतने 40 साल में तो बहुत सारी घटनाएं, 2-3 मैं बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक प्रदर्शन हो रहा था, तरुण चटर्जी यहाँ के बड़े नेता थे, वो एक प्रदर्शन कर रहे थे। वो ट्रेन रोकने एक बहुत भीड़ के साथ रेलवे स्टेशन जा रहे थे। पुलिस के जो लोग थे उनको जेल के सामने, जेल सड़क पर उनको रोक दिए। मैं अच्छी तस्वीर लेने के लिए वहीं पर एक बस खड़ी थी, वहां पर चढ़ गया मैं, ताकि ऐसा लूं कि सामने जो भीड़ है, पुलिस वाले हैं, पीछे खाली सड़क है, वो मैं दिखा सकूं एक अच्छी तस्वीर लेने के लिए। मैं बस पर चढ़ गया। जैसे ही मैं खड़ा होने वाला था, नीचे से किसी ने आवाज दिया, खड़ा मत होना, ऊपर तार है। मैं देखा तो बिल्कुल बिजली की नंगी तारें हैं, और अगर मैं टच हो जाता तो शायद उस दिन मेरा वो अंतिम दिन होता। और ऐसे मतलब हमारे देश में कई फोटोग्राफर इस तरह से खत्म भी हो गए हैं। बहुत सावधानी रखने की भी जरूरत है। जी जी जी, हम जोश में होश ना खोएं, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं भी मैंने सुनी है, और हम पत्रिकाओं में पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं कि सेल्फी लेने के चक्कर में, या रील्स बनाने के चक्कर में, या फोटोग्राफी के चक्कर में वो अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। और बहुत बड़ी दुर्घटना भी हाल ही फिलहाल में हमने जो सोशल मीडिया में देखा, बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग रील्स बनाने के चक्कर में, लोगों ने जान से हाथ धो बैठे लोग। तो बचना चाहिए हर किसी को। आप इतिहास के भी साक्षी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको कवर करने के लिए आप गए हैं। कुछ ऐसे रोचक प्रसंग हमारे दोस्तों को बताइए जो आपके जीवन में घटित हुई हैं। मैं करीबन 4 दशक से काम कर रहा हूँ। हर दिन, हर दशक में कुछ न कुछ नया मुझे अनुभव मिला है। मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ। मैं शुरू में इस फील्ड में आया था, तो उसी समय इंदिरा जी रायपुर आई हुई थी, और माना एरोड्रम में उस समय ये जो बड़ी बिल्डिंग है बनी नहीं थी, एक छोटा सा कमरा था, इंदिरा जी बैठी थी। उसी समय R.K. धवन जी हैं, उनका फोन आया। वो फोन उस समय चूंकि मोबाइल होता नहीं था, तो वो फोन उठाने के लिए बाजू में एक कमरा था, वहां चली गई। और क्योंकि उस समय इतनी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी, उनके साथ साथ पीछे पीछे दौड़ते मैं भी चला गया। तो उनका जो सुरक्षा अधिकारी थे वो मुझे पकड़ के बाहर कर दिया। इंदिरा जी देख रही थी, फिर इंदिरा जी को शायद अच्छा नहीं लगा उस समय, वो मुझे उनको इशारा की कि उनको आने दो करके। मैं गया, इंदिरा जी मुझे बोली एक फोटो लेना, बस एक फोटो लेना, इशारा की उंगली से, और वो बात कर रही थी। लेकिन मैं मौके का फायदा उठाकर उनका बहुत सारा फोटो ले लिया, और इंदिरा जी भी बोली अब जाओ करके। मुझे लगा कि ये मेरा मतलब जो आज का दिन है या फोटोग्राफी में आने का जो मकसद वो है, वो पूरा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा जेस्चर है। पत्रकारों के साथ भी अच्छा बिहेव रखना और उन्हें सम्मान देना, ये बहुत जरूरी बात है। बहुत अच्छा लगा ये जी। इसी तरह क्या हुआ, एक बड़ा मजेदार किस्सा है। जब मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो यहाँ मंत्रालय में सारे अधिकारी आए, बड़े बड़े अधिकारी आए, वो छोटे छोटे कमरों में वो रुके, वहाँ उनका ऑफिस दिया गया। मुझे ऑफिस से आदेश मिला
कि एक अमुक व्यक्ति का, जैसे वर्गीस जी कोई बड़े अधिकारी थे सचिव स्तर के, उनकी फोटो लाना है करके। अब मैं तो चूंकि जानता नहीं था, मैं मंत्रालय में गया, उस समय आसानी से हमको जाने देते थे। मैं पूछा वर्गीस जी कौन है, तो किसी ने बताया वो जो बैठे हैं वही हैं। अच्छा। मैं गया और उनकी बहुत सारी फोटो खींचने लगा। सारे लोग देख रहे थे, अरे इसकी फोटो क्यों खींच रहे थे। दरअसल में वो एक छोटा कर्मचारी था, बाबू था। अच्छा। और उनका भी नाम सरनेम वही था, वर्गीस जी। हाँ। और सारे लोग हंसने लगे कि क्यों फोटो ले रहे हो। फिर मैं बताया मुझे ऑफिस से कहा गया है कि मैं वर्गीस जी की फोटो लूं करके। तब उन लोगों ने बताया कि नहीं, ये नहीं, शायद वो बड़े साहब हैं। तो मुझे अपनी गलती पर बड़ा हंसी आई मुझे। ऐसा होता है जी, हास्यास्पद कई ऐसे मौके आए। एक खिलाड़ी थी नियुति राय, वो खेल में हार गई थी और मैं जाके फोटो ले रहा था उनका। लगातार फ्लैश चमक रहा था। लोग बोल रहे थे कि क्यों, मुझे ऐसा, चूंकि मैं ज्यादा वो जो टेनिस जो खेलती है वो मैं समझता नहीं था। और मैं जो हार गई थी उनका फोटो ले रहा था, जबकि मुझे जो जीत गई उसका फोटो लेना था। तो कोई ऐसे अपनी गलती पर बड़ा हंसी आते हैं। ये शुरू में होता ही है। जी, और जी, ये सबके लिए मतलब सबक है ये आज के जो फोटो जर्नलिस्ट हैं कि पहले उसकी जानकारी को अपना विषय की जानकारी होना जरूरी है। विषय की जानकारी को पुख्ता करिए, उसके बाद फोटो लीजिए। नहीं तो ऐसे हास्यास्पद प्रसंग आप भी कभी सुनाएंगे लोगों को। जी, जी, जी। क्या कहना चाहेंगे गोकुल जी, जो भी फोटो जर्नलिस्ट के लाइन में, फील्ड में आना चाहते हैं और अच्छे फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं आपकी तरह? नहीं, मेरी तरह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अच्छे फोटो का 24 घंटा चौकन्ना रहना पड़ता है। जैसे कि कोई जैसे आंधी आया, तूफान आया, तो सारे लोग जब घर में जाके दुबक जाते, घुस जाते हैं, तो एक फोटोग्राफर, प्रेस फोटोग्राफर उस तूफान के बीच में जाता, कहीं दंगा फसाद हो जाता तो उसके बीच में जाता। तो 24 घंटा चौकन्ना रहना पड़ेगा। बारिश हो रही है, मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, अभी बहुत ठंड है, अभी बहुत गर्मी है, ये अब बहाना करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। 24 घंटे एक सैनिक की तरह, ये भी सैनिक की तरह इसमें काम करना पड़ता है। आपको 24 घंटे चौकन्ना, आपको आँख, कान, दिमाग 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपके जो आपकी परेशानियां हैं वो अपनी जगह है, आपका काम अपनी जगह है। काम को पहले प्राथमिकता दीजिए तो बहुत अच्छा काम करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात गोकुल जी ने बताई कि अपनी सुविधा, अपने आराम, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि एक सैनिक की तरह डटे रहना पड़ेगा। और अगर आप पत्रकार हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, तो बिना कैमरे के तो कभी निकलना ही नहीं चाहिए। जी, जी, जी। क्योंकि ऐसा मैंने एक बहुत अच्छा सा कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस दिन कोई फोटोग्राफर अपना कैमरा ले जाना भूल जाता है, उस दिन वो अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लेता है। जी, कई बार ऐसा होता है, वैसे मेरे साथ बहुत कम हुआ है। मैं तो जब सोता हूँ तो कैमरा बाजू में रख के सोता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं कैमरा रखना भूल गया हड़बड़ी में, जब कहीं मार्केट गया तो मुझे अच्छा दृश्य तब अखरता था। आज तो खैर वो परेशानी नहीं, मोबाइल है तो हम मोबाइल से खींचकर काम चला लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता था, जिस दिन मैं कैमरा नहीं ले गया उसी दिन कुछ अच्छा दृश्य, कहीं पर मैं एक बार जेल के सामने से गुजर रहा था, मैं देखा कि एक सांप एक चिड़िया को मुंह में पकड़ के 20 सड़क से क्रॉस कर रहा है। क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं था, बहुत अखरा उस दिन मुझे, काश मेरे पास होता तो उस क्षण को मैं कैद कर लेता करके। लेकिन मेरे साथ बहुत ऐसा कम होता है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो कैमरा लेकर जाता हूँ। खैर अब मोबाइल है तो मोबाइल है। मैं उन लोगों के लिए आपसे कुछ सुझाव चाहती हूँ जो मोबाइल रखते हैं, मोबाइल से क्लिक करते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल कैमरे भी बहुत अच्छे आ गए हैं, बिल्कुल DSLR के मुकाबले में जो है, और बहुत अच्छा रिजल्ट उसका है। क्या कहेंगे उनको जो मोबाइल से फोटोग्राफी करना चाहते हैं? किस प्रकार वो अपना एंगल जो है फोटोग्राफी का, या उनका अपना नजरिया किस तरह से रखें और किस तरह से उसका उपयोग में लाएं? जी, आज तो हर हाथ में कैमरा है। पहले क्या होता था कि एक फोटोग्राफर या प्रेस फोटोग्राफर पहुंचता था, तब तक काफी देर हो जाती थी। जो घटना है वो बदल गया रहता था, वो सारे उसके सबूत मिट जाते थे। आजकल हर हाथ में कैमरा है तो लोग बहुत जल्दी फोटो खींच लेते हैं। तो फोटो खींचते समय कुछ सावधानियां हैं। जैसे अक्सर हम दिन भर फोन को पकड़ते हैं, जो पीछे जो लेंस है उसमें फिंगरप्रिंट लग जाता है, तो उसकी एक सफाई कर लें। और जहां पर है वहीं से फोटो ना खींचे, कम से कम हम पास चले जाएं। फ्रेमिंग, हमारा जो विषय क्या है, मुख्य विषय क्या है, वो हमारे फ्रेम के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा दृश्य दिख रहा है और जो हमारा जो हम जिस बात पर जो बात कहना चाहते हैं वही गायब है, मुख्य वही गायब है। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं। और
खासकर जब अगेंस्ट लाइट जब आ रही है तो अपने हाथ को मोबाइल के सामने रख लें ताकि जो लाइट आ रही है लेंस पे ना पड़े, उसके कारण जो आपके फोटो में जो खराबी आएगी वो ना आए, अच्छी फोटो आए। कुछ 2-3 सावधानियां हैं बस। बाकी आजकल तो एडिटिंग एप्स भी इतने आ गए हैं और मोबाइल में भी काफी सारे फीचर्स होते हैं, सेटिंग्स होती है जिसके जरिए अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। लेकिन फोटोग्राफर का एक नजरिया होना बहुत जरूरी है, और अगर आप फोटो जर्नलिस्ट हैं तो आपका जो एक पत्रकार का एंगल है या किसी भी चीज को जो समझने का जो नजरिया है, मतलब इसमें ऐसा है कि नजर नहीं नजरिया चाहिए। नजर तो जरूरी है ही फोटोग्राफी के लिए, लेकिन एक नजरिया का होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना कि कैमरा तो एक यंत्र है, कैमरे के पीछे जो व्यक्ति होता है, जो दिमाग होता है, वो सब कुछ करता है। तो आपको आप कितना अनुभवी हैं, कितना आपके पास दिमाग है, कितना उस फील्ड में काम कर चुके हैं, वो मायने रखता है। अगर कैमरा ही सब कुछ होता या कैमरा ही सब कुछ कर लेता तो हर कोई अच्छा फोटो खींच सकता था, फिर एक अच्छा फोटोग्राफर कैसे कहलाता। अनुभव आपको बहुत परिपक्व बनाता है। जो फोटोग्राफी का जो क्षेत्र है या फोटो जर्नलिज्म जो है, इसमें हम देखते हैं कि पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा दिखाई देता है, महिलाएं इस दिशा में ज्यादा सक्रिय नहीं दिखती है। क्या कहेंगे आप? अगर छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो ऐसा लगता है कि महिलाएं इस दिशा में रुचि नहीं रख रहे हैं। क्या जी, बहुत अच्छा सवाल है गोपाल जी। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, मैं आपके अलावा मैं नहीं जानता कि छत्तीसगढ़ में कोई और महिला है जो फोटोग्राफी के क्षेत्र में हैं, और कोई होंगी तो पता नहीं क्यों सामने नहीं आती मुझे। बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। दरअसल क्या होता है, फोटोग्राफी किसी भी कला में एक दीवानगी होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे अगर आप ये सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो महिलाएं शायद ये सोचती होंगी कि हम फोटो खींचेंगे सड़कों पर इधर तो लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सारे और बातें हैं, जैसे कि मुझे अचानक पता चला कि खारू नदी में भी बाढ़ है, तो कभी किसी भी समय मैं उठकर चला जाऊंगा। एक महिला के लिए संभव नहीं होता। तो और कुछ बंदिशें होती हैं महिला होने के कारण, और हम कभी बाइक उठाकर या किसी दोस्तों के साथ पीछे बैठकर जा सकते हैं, महिलाएं वो नहीं कर सकती। और जैसे तीजन बाई है, उदाहरण देता हूं मैं तीजन बाई के, तो वो जब फील्ड में उतरती है तो वो भूल जाती है कि महिलाएं क्या है, बिल्कुल फ्री होकर, दीवानगी है उनके उस मन में। तो वो एक दीवानगी होनी चाहिए अपने काम के लिए, एक ललक होनी चाहिए, तो वो नहीं है यहाँ की महिलाओं में, और आना चाहिए। और मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, कोई भी आपके अलावा मुझे कोई दिखती ही नहीं इस फील्ड में। कुछ महिलाएं हैं, करती हैं, लेकिन बहुत सक्रियता मुझे नहीं दिखती है। मुझे फोटोग्राफर का नाम लेने से अधिकतर मुझे पुरुष ही नजर आते हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें या हमारे मित्रों में भी बात करें तो मुझे कई बार अखर जाता है। हालांकि ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं कि फोटोग्राफी जो है बहुत चैलेंजिंग विषय है। आपको कभी भी जाना हो सकता है, आप कभी घूमने जा रहे हैं, कुछ कहीं भी जा रहे हैं, और पुरुष जो है वो साथ में चले आते हैं, लेकिन एक महिला जो है हर किसी के साथ वो जा नहीं सकती। कई सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अपनी सीमा को तोड़ना होगा अगर आपको एक अच्छा फोटो जर्नलिस्ट बनना है या फोटोग्राफर बनना है। गोकुल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है कि हमारे जो भी दर्शक जो कि फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं और या फोटोग्राफी के क्षेत्र में आना चाहते हैं या फोटो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और आप जैसे इतने वरिष्ठ फोटोग्राफर से उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स मिले होंगे। आप यहाँ आए और इतनी सारी हमारी अच्छी चर्चा हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके चैनल में आके, और मैं देखते रहता हूँ। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके खुद चैनल में हूँ, और मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल जी, नमस्कार। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपनी हिचक को तोड़ें, संकोच को तोड़ें, और अगर कोई भी महिला इस फील्ड में आना चाहती है तो उसे ज़रूर आना चाहिए। अपनी सारी संकोच को तोड़कर अपनी सीमाओं को थोड़ा सा बढ़ाइए। और मैं ये कहूँगी कि जब मैंने फोटोग्राफी की शुरुआत की थी, बहुत छोटे तरीके से शुरुआत की थी। मतलब जस्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने, सुभाषिश सान्याल ने, उन्होंने हंसी मजाक के लहजे से मुझे एक कैमरा दिया और उन्होंने मुझे बोला कि क्लिक करो, क्योंकि उन्हें भी एक साथ चाहिए था। तो मेरे ख्याल से जो फोटोग्राफर्स हैं उनको भी अपनी बेटर हाफ को बिल्कुल एनकरेज करना चाहिए, ताकि उनको भी साथ मिले। और हेजिटेशन छोड़ना पड़ेगा, संकोच छोड़ना पड़ेगा। कैमरा उठाइए और चले चलिए कहीं ऐसी जगह, नेचर की फोटोग्राफी हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो, जाइए, जीवन को एंजॉय कीजिए, नेचर को एंजॉय कीजिए, और क्लिक्स लगातार करते रहिए। क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्लिक्स करेंगे ना, धीरे धीरे आपका हाथ परिपक्व होता जाएगा, आपका नज़रिया भी बदलता जाएगा, परिपक्व होता जाएगा। और आप सभी को 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। नमस्कार।